एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में स्ट्रोक रोग का बोझ लगभग 100% बढ़ गया है। और कोविड-19 महामारी के समय में जो मरीज पहले से ही न्यूरोलॉजिकल रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों तक पहुंच न होने और दवाओं की उपलब्धता के कारण उनकी उपचार प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ा है। लॉकडाउन से उत्पन्न तनाव और अवसाद और कोविड के आसपास के भय मनोविकृति ने भी ऐसे रोगियों की संख्या में वृद्धि की है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख जागरूकता समय की आवश्यकता है। हमारे खान पान और रहन सहन का हमारे दिमाग के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना भी जरूरी है ताकि शुरुआती इलाज शुरू किया जा सके। तो आज इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध केलकर स्पाइन एंड ब्रेन क्लिनिक के डॉक्टर शैलेश केलकर से और जानते हैं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। वर्ल्ड ब्रेन डे के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ नागपुर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शैलेश केलकर जी हमारे साथ है। आइए जानते हैं उनसे मस्तिष्क के विषय में विशेष चर्चा में। मस्तिष्क के विषय में बात की जाए तो सर, मस्तिष्क की ऐसी कौन कौन सी आम समस्या है जो ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास लेकर आते हैं? मेनली न्यूरोसर्जरी में हम सबसे ज़्यादा हेड इंजरी के पेशेंट्स देखते हैं, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स देखते हैं, उसके बाद वैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि एन्यूरिज्म्स, एवीएम्स के पेशेंट होते हैं, ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन के भी पेशेंट होते हैं जिसके कारण कभी कभी टीबी का भी उस पर प्रभाव होता है, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहा जाता है। उसके साथ साथ ब्रेन में कभी कभी पानी रुक जाता है, तो वैसे भी पेशेंट हम देखते हैं जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को किन किन समस्याओं का ज्यादातर सामना करना पड़ता है? प्रायतः ब्रेन ट्यूमर किसी मरीज को हो तो उसके जो परेशानियां हैं उसमें सरदर्द सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। उसके साथ साथ उल्टियां होना, कभी कभी दिखने में परेशानी होना, साथ साथ जिस जगह पर वो ब्रेन ट्यूमर हो उस हिस्से में या उस जगह का जो फंक्शन है उसमें प्रभाव पड़ता है, तो हाथ पैर में कमजोरी आना, कभी कभी चलने में बैलेंस में खराबी आना, ये सब चीजें उसके कारण दिखती है। सर, ब्रेन ट्यूमर की बात की जाए तो किन किन कारणों से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या फिर कैसे एक पेशेंट समझे कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि अचानक तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ब्रेन ट्यूमर आखिर कैसे होता है, विशेष हम इस पर जानना चाहते हैं। ब्रेन ट्यूमर इन्फेक्शन जैसा नहीं है कि उसका कोई कारण पता चले। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है इसके ऊपर अभी भी संशोधन चालू है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे प्रिवेंट किया जाए, और उसका कोई कारण मालूम नहीं है। वो जब हो जाता है उसी के बाद हम हमारी चिकित्सा जो है वो शुरुआत करते हैं। कुछ चीजों में मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट का। सर, अगर ब्रेन ट्यूमर की बात की जाए तो कौन कौन से प्रकार होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, और कौन सा प्रकार जो सबसे घातक हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर में जो है बिनाइन ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर, यानी कि नॉन कैंसरस एंड कैंसरस, ये दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि जिससे मरीज को जान से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें से मूलतः मेनिंजियोमा या एक्यूस्टिक न्यूरोमा ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो पूरे तरह से उसका समाधान किया जा सकता है सर्जिकली, यानी कि ये पूरे ट्यूमर्स निकाल के हम पेशेंट को पूरा ठीक कर सकते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसमें ग्लायोमा नाम का ट्यूमर होता है, उसके साथ साथ मेटास्टेसिस यानी कि कहीं और गठान है शरीर में और वो अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। वैसे प्रकार के भी कैंसरस ट्यूमर होते हैं। उसमें फिर कौन से ग्रेड का कैंसर है उसके ऊपर सब ये रहता है। जैसा कि मेटास्टेसिस में अगर हमारा सिर्फ ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है तो एक लेवल बोल सकते हैं, उसके साथ साथ फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट है या लीवर में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब शरीर में सब जगह उसका फैलाव हो गया है, तो ये काफी आगे की स्टेज हम इसे मानते हैं। ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां है, जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाए तो अब जीवन यही समाप्त, ये आम धारणा हो चुकी है। ऐसे लोगों को आप क्या कहें? नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर्स तो पूरे क्यूरेबल है, और दूसरे जो कैंसरस ट्यूमर है उसमें कौन से ग्रेड का ट्यूमर है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। ग्रेड 1 में काफी लंबे समय तक हम पेशेंट को जीवित भी रख सकते हैं और उसका अच्छा वो जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता है।
ग्रेड 4 ट्यूमर बोलने से हाँ उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी उसको तकलीफ कम कैसे हो उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं। ये तो हुई ब्रेन ट्यूमर की बात। सर कई बार देखा जाता है कि रोड पर एक्सीडेंट हो चुका है, पब्लिक उसे देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि अवेयरनेस नहीं, ये नहीं जानती ब्रेन इंजरी हुई है, क्या करना है। क्या एक प्राइमरी लेवल पर लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उस एक्सीडेंट हुआ है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? सबसे पहले जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए। पेशेंट को मदद करने वाले 1 या 2 जन ही होना चाहिए और उसको उठाने के लिए उसकी गर्दन को बिल्कुल हल्के हाथों से उठाना और उसको एक साइड में करना ताकि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। हमारे इसमें किया है ABC बोलते हैं उसको, एयरवे, यानी कि जिसमें कि सांस लेने का जो पैसेज है उसको हम उसको क्लियर रखना चाहते हैं। दूसरा जो होता है B यानी कि ब्रीदिंग, यानी रेस्पिरेशन ठीक रहे, उसके लिए मैंने कहा कि आसपास भीड़ ना करे। अगर एम्बुलेंस आ जाती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत ऑक्सीजन लगाना और पेशेंट को एम्बुलेंस में वो स्पाइन बोर्ड आता है उसके ऊपर अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तीसरा सर्कुलेशन, यानी कि अगर कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना, वहीं के वहीं पे आप उसे, आपके पास जो भी कपड़ा हो, हैंकरचीफ हो, उससे आप उसको बांध के अगर ब्लीडिंग रोक सकते हैं तो वो एक कोशिश हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सीडेंट के स्थल से हमारा हॉस्पिटल तक का जो सफ़र है वो जितना कम रहेगा उतना पेशेंट के हित में रहता है, क्योंकि ये इसे गोल्डन आवर हम कहते हैं। ये गोल्डन आवर में हम अगर ठीक से इसकी व्यवस्था कर सके तो हम बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। इस पर एक कुछ संशोधन भी हुआ कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 6 मरीजों में से 1 मरीज जो है वो मर जाता है, जबकि USA में 200 में से 1 मरता है। उसका कारण ही यह है क्योंकि गोल्डन आवर में उसकी जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ हमारे यहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसे और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो गोल्डन आवर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे समझना हर आदमी के लिए और सबको इस बारे में जानकारी पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ये तो थी एक्सीडेंट की समस्या को लेकर चर्चा, लेकिन सर एक मानव शरीर में सबसे जटिल अंग कहा जाए तो ये ब्रेन ही होता है। कई बार लोगों को ट्रेस देखा जाता है और वो उनको सरदर्द की समस्या शुरू हो जाती है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? अक्सर सरदर्द रहना, माइग्रेन रहना, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? माइग्रेन फिर से एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कारण बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये हम इसे वैस्कुलर हेडेक के श्रेणी में हम इसको डालते हैं क्योंकि इसका कारण नहीं बता सकते, लेकिन इससे किस चीज़ से होने वाला है इसकी जानकारी करना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उससे कैसे हम अवॉइड कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को ज़्यादा टीवी या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से सर दर्द शुरू हो जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम भूखा रहने के कारण हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसको अगर हम अवॉइड कर सके तो हम ये माइग्रेन का जो हेडेक है, मैंने उदाहरण दिया है, तो ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि माइग्रेन की बीमारी का पूरा इलाज है, लेकिन कुछ दवाइयाँ से और कुछ हम ये कारणों को हम अवॉइड करके इसका जरूर हम इलाज कर सकते हैं। सर जैसे कि आप काफी प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है, काफी अनगिनत ऑपरेशंस आपने किए होंगे, कोई ऐसा एक आध वाक्य आपको याद आता होगा कि ये काफी जटिल था, संभव नहीं था और काफी प्राउड आपको हुआ, फील हुआ होगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने एक जिंदगी बचाई है? एक रेयरेस्ट एक आध ऐसा किस्सा। ये मेरे शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ मैं कि एक पेशेंट आई थी, बहुत बड़ा ट्यूमर था, उसे हमने बाद में चर्चा उसकी काफ़ी हुई क्योंकि वो एक संतरे के साइज का ट्यूमर ब्रेन के अंदर में था, बड़ा, और उस ऑपरेशन को करने के लिए मुझे करीब 14-15 घंटे ऑपरेट करना पड़ा कंटिन्यूस। और पेशेंट ऑपरेशन के बाद में पूरा ट्यूमर निकल गया और पेशेंट डिस्चार्ज होके उसकी जान बच गई। वो फिर से मेनिंजियोमा था, इसीलिए वो जान बच गई और पेशेंट का भला हो गया। लेकिन इसमें उसके साथ साथ जो सीख हमको मिलती है ये है कि हम को हमारे लिमिटेशन समझना जरूरी है
हम कुछ बीमारियों का इलाज पूरा कर सकते हैं, कुछ बीमारियों में हम पेशेंट की कुछ लेवल तक सहायता कर सकते हैं, कुछ बीमारियों में हम सहायता ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें डॉक्टर को ये समझना और जो हमारे पेशेंट हैं या उसके रिश्तेदार हैं उनको भी ये समझना कि अपने को इस लिमिटेशंस के दायरे में रह के ही इसका इलाज करना है और वो समझ के ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना का ये दौर हमने देखा, कोरोना में काफ़ी लोग ठीक हुए, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकोरमाइकोसिस एक काफ़ी ऐसा फैलाव रहा है म्यूकोरमाइकोसिस का। तो म्यूकोरमाइकोसिस नाक से होते हुए आँख तक और आँख से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो आप कैसे उसे रोक सकते हैं? ब्रेन तक पहुंचने का तो काफ़ी डेडली होता है, तो हम कैसे उसे रोक सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं? ये अभी कोरोना ये ऐसी बीमारी है जो अभी पिछले 1.5-2 साल में हमने देखी है। तो उसके साथ साथ ये म्यूकोरमाइकोसिस का भी जो प्रॉब्लम है वो भी अभी बहुत ही नया है हमारे लिए। तो उसमें जो कुछ अभी हम सीख सके हैं, अभी उसके ऊपर काफ़ी सेंटर्स में संशोधन चल रहा है, लेकिन हम जितना एग्रेसिवली म्यूकोरमाइकोसिस जहाँ जहाँ फैलता है उसको हम निकाल पाते हैं या उसको क्लियर अप कर सकते हैं, उतने मरीज की बचने की चांसेस बढ़ते हैं। ये बहुत ही म्यूटिलेटिंग सर्जरी मानी जाती है। ज़्यादा करके इसमें ENT सर्जन्स का रोल होता है। जब ये ब्रेन के अंदर जब ये पहुंच जाता है या स्कल के ऊपर का जो भाग है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम न्यूरो सर्जन्स का उसमें रोल होता है। हमने काफ़ी इसमें केसेस किए हैं इसमें, लेकिन वही है, अगर ब्रेन के अंदर काफ़ी अंदर पहुंच जाए तो फिर उसमें हमारे लिए करने लायक या मरीज को बचाने लायक बहुत कुछ उसमें उम्मीद रखने जैसा नहीं रहता। सर, वर्ल्ड ब्रेन डे पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड ब्रेन डे के माध्यम से या उस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हार्ट डे होता है वैसे ही ब्रेन डे है। ब्रेन का जो फंक्शन है हम सबको मालूम है, हमारे रोज के दिनचर्या में ब्रेन का कितना बड़ा रोल है ये हमको मालूम है। इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना और उसके कारण होने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम जितना कंट्रोल में रख सकते हैं, तो उसके कारण जो ये स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, जो ब्रेन में कभी कभी धमनियाँ फट जाती हैं या कभी कभी ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसके कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कारण है वो तो हम कम से कम बचा सकते हैं। यही मेरा संदेश रहेगा। सर, डॉक्टर केलकर हॉस्पिटल प्रसिद्ध क्लिनिक है, किन किन ब्रेन से रिलेटेड किन किन तरह की सुविधा यहाँ अवेलेबल है? यहाँ पे जो ऑपरेशंस जो हम कर पा रहे हैं उसमें मेनली ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशंस हैं, वैस्कुलर सर्जरीज होती हैं, एनेरिज्म सर्जरीज हैं, EVM सर्जरीज हैं। वैसे ही स्पाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन आज ब्रेन डे है इसलिए मैं स्पाइन के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। ब्रेन से रिलेटेड और हाइड्रोसेफेलस नाम की एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में ज़्यादा मिलती है, तो उसमें शंट की प्रोसीजर। एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम की एक बीमारी होती है जो कि डेंटिस्ट लोग इसमें बहुत सारा इसमें उनका योगदान भी है, लेकिन कभी कभी ब्रेन के पास जो नसें हैं वो दबती हैं और उसकी वजह से ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है। ये MRI के कारण हम इसे जान पाते हैं या इसको डायग्नोस कर पाते हैं। तो हम इसमें माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी करके या माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन करके हम ऐसे मरीजों को हम जरूर फायदा दे सकते हैं। सर, जो दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, ऐसे दर्शक जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? ब्रेन से या स्पाइन से रिलेटेड अगर उनको समस्या है तो वो किस प्रकार आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो आप? इसमें मेरा वेबसाइट है www.drkelkar.in। इसके ऊपर जाके जो मेरे तक पहुँचने की लिंक दी हुई है और एक कंसल्टेशन के भी मेरे फ़ोन नंबर से दिए हुए, उसके द्वारा जरूर कर सकते हैं। और मैं यहाँ के जो नागपुर में प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ग्रेटवेल हॉस्पिटल और किंग के हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट